हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 6वां मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीजी एग्जाम डेट 17-18 अगस्त निर्धारित कर दिया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके पहले का सभी मॉडल पेपर अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व करते सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रेंच भाषा से है देतांत, ठीक है। और देतांत का अर्थ होता है किन्हीं तनावों के मध्य सामान्यीकृत विकल्प प्रस्तुत करने के तौर तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसको अगर देखा जाए वर्तमान में जो है तो देतांत तो तनाव शैथिल्यकरण से लिया जाता है, जो अमेरिका में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गाल्तों के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से गलत कथन हैं उसके? तो उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को विरोधाभास, परस्पर विरोध, मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जाता है, तो ये उसके बारे में गलत है, ठीक है। और उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की थी, तो ये भी गलत है। उन्होंने शांति निर्माण, शांति स्थापना एवं शांति रक्षा की चर्चा की थी, ये आपका सही है। और उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, छद्म युद्ध और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या किया था, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें से गलत कथनों पर विचार करना है, तो ए बी इसमें आपका गलत है, तो बी कोड आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो जोहान गाल्तुंग था, ये नॉर्वे का समाजशास्त्री था, गणितज्ञ था, सिद्धांतकार था। और इन्होंने जो है संघर्ष, हिंसा तथा शांति से ऊपर कई किताबें लिखी थी, और उसमें उन्होंने जो है शांति स्थापना के लिए, शांति रक्षा के लिए चर्चा किया था, और उसमें प्रत्यक्ष युद्ध, छद्म युद्ध, अंतर्राज्य युद्ध की बात कही थी। और उसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पीसफुल मीन्स, जो 1996 में आई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसको पूछा भी जाता है, पीसफुल मीन्स, जो 1996 में आई थी। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था एल्फ्रेड सावी ने, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तृतीय विश्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक था अल्फ्रेड सावी, उसने किया था। यह संकल्पना जो की गई थी वो शीत युद्ध के दौरान आई थी। तृतीय विश्व मूलतः उन देशों के समूह को कहा गया जो पूंजीवादी गुट की तरह थे और न ही सोवियत गुट की तरह, ठीक है। अमेरिका जो है पश्चिमी यूरोप के देश तथा उसके मित्र देशों को प्रथम विश्व युद्ध, जबकि सोवियत संघ, चीन, क्यूबा और उनके सहयोगी राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? तो वो है सामूहिक सुरक्षा, इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जून 1945 में अपनाया गया? तो ये है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? तो ये है राजनीतिक परिषद, ठीक है। भारत के परमाणु समझौतों की तैनाती, नियंत्रण, आदेश, ये सभी मामले की जिम्मेदारी जो है परमाणु कमान प्राधिकरण के पास होता है। इस कमान की स्थापना जो हुई थी, ठीक है, 2003 में हुई थी, और इसके प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इस कमान के अंतर्गत 2 परिषदें आती हैं, राजनीतिक परिषद और एक आता है कार्यकारी परिषद। राजनीतिक परिषद जो होता है इसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, और कार्यकारी परिषद इसके प्रमुख होते हैं सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी दोनों इसमें सही हो जाएगा क्योंकि 2 परिषदें हैं इसकी, राजनीतिक परिषद और कार्यकारी परिषद। तो राजनीतिक परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष जो है सुरक्षा सलाहकार होता है। तो इसमें ए बी और दोनों सही होगा, ठीक है। अगला है, किस वर्ष वांडोंग सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो ये 1955 में संपन्न हुआ था। वांडोंग सम्मेलन जो है इंडोनेशिया का आयोजन वर्ष 1955 में हुआ था।
यह अफ्रीकी एशियाई एकता पर आयोजित जो है पहला बड़ा सम्मेलन था, जिसमें 29 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। इसके द्वारा जो है 10 सूत्री वैश्विक शांति व सहयोग की घोषणा की गई थी, जिसे दशाशिला बांडुंग कहा गया था। यह सम्मेलन जो है आगे चल के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बना था। अगला है मैकमोहन रेखा स्थित है, तो आप लोग जानते होंगे भारत एवं चीन के मध्य, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य स्थित है और यह रेखा जो है 1914 में तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच जो है शिमला समझौते के तहत आई थी। मैकमोहन रेखा जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। मैकमोहन रेखा जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था और इन्हीं के नाम पर यह पड़ा था। अगला है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेशी नीति के पहल की शुरुआत की गई थी? तो ये पी.वी. नरसिम्हा राव के समय में, ठीक है। 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो है लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेशी नीति के पहल की शुरुआत की गई थी और यह नीति जो है भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं सामरिक संबंधों को विस्तार देने, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और उस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, पूछा है। तो है बोहरा समिति, ठीक है। बोहरा समिति के अतिरिक्त जो है ये सभी पंचायत समिति से संबंधित हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, अनुक्रमिक के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, विज्ञापनावस्था है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लिखित परीक्षा होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साक्षात्कार होता है। उसके बाद तब भर्ती की जाती है। तो 2, 4, 3, 1 आपका बी ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? तो ये अमेरिका में है, ठीक है। लूट प्रणाली नौकरशाही का एक प्रकार है जिसकी शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी और इसे जो है संरक्षण नौकरशाही भी कहा जाता है। इसमें लोक सेवकों की भर्ती व्यक्तिगत कृपा या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर की जाती है। इसे पद पुरस्कार पद्धति भी कहते हैं। लूट प्रणाली को पद पुरस्कार पद्धति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संगठन के आधार के रूप में 4P की विवेचना करने वाला कौन सा था? तो वो था लूथर गुलिक, ठीक है। 4P का सिद्धांत किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। लूथर गुलिक ने जो है संगठन के आधार पर 4P की विवेचना की थी। पहला P का अर्थ क्या था? पर्पज, दूसरा प्रोसेस, तीसरा पर्सन, चौथा प्लेस, ठीक है। तो 4P का मॉडल जो दिया था लूथर गुलिक ने दिया था। अगला है भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों में निम्नलिखित में से सम्मिलित किया गया। तो भाग 9 और भाग 9 का ए, ठीक है। संविधान का जो 73वां 74वां संशोधन हुआ था उसमें भाग 9 और 9A शामिल किया गया था। भाग 9 के तहत जो है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 का अड़ तक पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया और 9 के ए में जो है 243 से लेकर के 243 ईयर तक जो है नगर पालिकाओं के बारे में व्यवस्था किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, अभिन्न संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। ये नहीं होगा, ठीक है। तो पंचायती राज एक व्यवस्था है इन तीनों की, 1, 2 और 3 की। तो यहाँ पे कोड नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया था। तो किसने किया था? तो हर्बर्ट साइमन ने, ठीक है, और पॉल एपलबी ने, ठीक है। पॉल एपलबी, हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैम्प ने, तीनों हो जाएगा ACD, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किए थे। तो इन तीनों को याद रखिएगा। यहाँ पे कोड भी था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा PDF बनाने में।
तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर पॉल एपीबी, हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैम्प, इन तीनों ने जो है इसमें अंतर बताया था। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन ACD हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो 3 चरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक सुधार स्वतः परिवर्तित नहीं होता है, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो प्रशासन की प्रभावशीलता को जो है बढ़ाता है। अगला है, अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया था? तो ये परिभाषित किया था हरमन फाइनर ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोक सेवा को अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में जो है हरमन फाइनर ने परिभाषित किया था। और एल.डी. वाइट ने जो है लोक सेवकों को संयुक्त रूप से अच्छे प्रशासन का निर्माणकर्ता कहा था। तो इन दोनों को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? तो उसको निर्णय निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई जब की जाती है तो एक पाठ्यक्रम उसमें से चुनने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। उस प्रक्रिया को जो है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की थी? तो ये है आपका हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने जो है शास्त्रीय सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की थी। और हर्बर्ट साइमन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो 1947 में प्रकाशित हुई थी। ये उनकी विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्टकार्ब दृष्टिकोण संबंधित है। तो पोस्टकार्ब किससे संबंधित है? तो ये लूथर गुलिक से है। ठीक है, पोस्टकार्ब जो होता है POSTCORB। ठीक है, इसमें P का अर्थ होता है प्लानिंग, O का होता है ऑर्गेनाइजेशन, S का अर्थ होता है स्टाफिंग, D का अर्थ होता है डायरेक्शन, CO का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन, R का होता है रिपोर्टिंग और B का अर्थ होता है बजटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दिया गया था लूथर गुलिक के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की? तो वो की थी 3 प्रकार की। ठीक है, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के सत्ता या प्राधिकरण की बात कही थी। पहला था इसमें परंपरागत सत्ता, दूसरा था करिश्माती सत्ता, तीसरा था कानूनी विवेक समस्त सत्ता। ठीक है, तो 3 प्रकार के सत्ता के बारे में उन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के मद के साथ जो है निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो वो है संथानम समिति। ठीक है, भारत में निर्वाचन सुधार से संबंधित समितियां जो हैं वो तारकुंडे समिति है, जो आई थी आपका 1947 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति है, ये आई थी 1998 में। ठीक है, और दिनेश गोस्वामी समिति है, ये आई थी 1990 में। ठीक है, ये जो संथानम समिति थी, ये संथानम समिति भ्रष्टाचार से संबंधित थी, जिसका गठन जो है 1962 में हुआ था। तो ये चुनाव निर्वाचन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई थी? तो ये 1964 में। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी जिसको कहते हैं, इसका उदय साम्यवादी दल के उग्रपंथी धड़े के द्वारा जो है क्रांति के मार्ग को अस्वीकृत कर देने के परिणाम स्वरूप जो है 1964 में हुआ था। और इसके अतिरिक्त जो CPI है, एक पार्टी बनी थी, जो इसका भी गठन इसी के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को एनाम साम्राज्य की संज्ञा दी थी? तो SE फाइनर ने जो है दबाव समूह को एनाम साम्राज्य की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान है तो भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी?
तो ये थी न्यायमूर्ति रामानंदन समिति, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान है, तो भारतीय सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रामानंदन समिति जो आई थी 1993 में, इसकी नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 169, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 169 है वो राज्य की विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ठीक है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। एक उत्तर प्रदेश में है, दूसरा बिहार में है, तीसरा कर्नाटक में है, चौथा महाराष्ट्र में है, पांचवा आंध्र प्रदेश में है, छठवां तेलंगाना में है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होगा? तो वो होगा कुल सदस्यों का 1/6, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल जो है विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो है मनोनय जो साहित्य, सहकारी आंदोलन, कला, विज्ञान या समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं उसको लेकर के जो है करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर राज्य परिषद कब स्थापित किया गया? तो ये 1990 में, ठीक है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है और इसकी स्थापना जो है 1990 में की गई थी। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? तो वो है उपराष्ट्रपति, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। सीनेट में जो है अमेरिका के प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य लिए जाते हैं। सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का नहीं, ठीक है। और सीनेट एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है और सीनेट में 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। और सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। जैसे भारत में राज्यसभा का होता है उसी तरह अमेरिका में सीनेट का होता है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो ये भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कार्य कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो ये न्यायिक पहल के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो है न्यायिक पहल के द्वारा सन 1980 में जस्टिस पी.एन. भगवती व जस्टिस बी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा जो है किया गया था। और इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत जो है एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघवाद में जो है 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ? तो ये हुआ था आपका 1986 में, ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद का एक संविधानेतर निकाय है जिसकी स्थापना जो है 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। और इस परिषद का जो मुख्य उद्देश्य था अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करना था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वांचो रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषाई राज्य गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में, ठीक है। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और पोट्टी श्री रामुल्लु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद जो है 15 सितंबर 1952 को पोट्टी श्री रामू लल्लू की जो है मृत्यु हो जाती है और आंदोलन तीव्र हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अंत में एक आयोग बनाई जाती है। और इस आयोग के आधार पर जो है भारत सरकार ने 30 दिसंबर 1955 को प्रस्तुत की जाती है, जिसमें भाषाई राज्य के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12, जिसमें 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। वे इस प्रकार 3 सूचियाँ दी गई हैं, उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है, ठीक है। और भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण ये विशेषता उसकी मानी जाती है। ठीक है, संघ व्यवस्था शासन की एक प्रणाली है जिसका सर्वप्रथम जो है अमेरिका संविधान 1787 में इसका उल्लेख किया गया था। वर्तमान में भारत सहित अनेक देशों में संघीय व्यवस्था विद्यमान है और इसकी जो विशेषताएं होती हैं, संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, केंद्र और इकाइयों की अलग अलग सरकारें, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के 1 जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 21 से 1 के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को प्रावधान को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बताया गया था। अगला है, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? तो ये 2005 में। ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए वादों के मुताबिक जो है पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए जो है 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया था और इसे जो है 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और अंततः जो है 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? तो वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता के अंत का अधिकार शामिल है और समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है निम्नलिखित अधिकार शामिल किए जाते हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता, जिससे विधियों में का समान संरक्षण, और दूसरे में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के स्थान पर विभेद, तीसरा है अस्पृश्यता का अंत। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उनके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है और इसके तहत अनुच्छेद 25 से लेकर के जो है 28 तक कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है कि इसकी मान्यता दी गई है। यह अवधारणा समय के अनुसार सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार है? अभी हम लोग पढ़े हैं, तो कैसी है? भारतीय संविधान के भाग 2 ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक अभी हम लोग पढ़े हैं दोनों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे संविधान का जो भाग 3 में दिया गया है उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो ये 5 से 11। ठीक है, भारतीय संविधान की जो भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है और ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्रों की स्थापना करना। अगला है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है और संविधान के पहले ही अनुच्छेद में भारत को संघ राज्य घोषित करते हुए कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है? तो भाग 3 में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दो सूची दिया गया है। तो समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व
तो ये आयरलैंड के संविधान से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से। ठीक है, तो कौन सा सूची सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? तो ये संघीय। ठीक है, प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता सबक को सम्मिलित किया गया था। संघीय शब्द का वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन था? तो जेनिंग्स का। ठीक है, भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए जेनिंग्स ने उसे वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दी थी। भारतीय संविधान को उधारों का थैला भी कहा जाता है क्योंकि उसके अधिकांश भाग विदेशों से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो लोक व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान की 3 अनुसूचियों का उपबंध है। संघ सूची पर केंद्र सरकार का विधि निर्माण होता है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, और राज्य सूची के विषय पर राज्यों के विधि का निर्माण की शक्ति प्राप्त है, जिसमें स्थानीय महत्व के विषय शामिल किए गए हैं। और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों के विधि का निर्माण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और ये जो विकल्प दिया गया है लोक व्यवस्था, ये राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघीय शब्द की व्यवस्था नहीं की गई है। अगला है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना जो है अम्बेडकर ने की थी, और ये पुस्तक वर्ष 1936 में लिखा गया था और 1939 में प्रकाशित किया गया था। अम्बेडकर साहब जो है लोकप्रिय भारतीय विद्वता और शास्त्रीय राजनीतिक के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है 1929 में अमेरिका से लौटने के बाद इनकी मुलाकात गांधी जी के साथ काम कर रहे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू से हुई थी, और इस समय जो है आंदोलन चरम पर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी एवं नेहरू जेल जाने पर जयप्रकाश नारायण ने जो है सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेकर विभिन्न जगहों पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। अतः इन्हें जो है 1932 में मद्रास में गिरफ्तार करके नासिक जेल में डाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर जो है रूढ़वादी थे? तो ये कहा गया है मदन मोहन मालवीय के बारे में। ठीक है, समता सैनिक दल, जिसको सामाजिक समता सेना कहते हैं, इसकी स्थापना जो की गई थी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का भगीरथ कहा जाता है। ये राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़वादी थे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, समता सैनिक दल, जिसको सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, समता सैनिक दल की स्थापना जो हुई थी ये 1927 में हुई थी और अम्बेडकर द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य समाज में दलितों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ दलित समुदाय को जागरूक करना था। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था? तो 2003 में। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। अगला है, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने जो है सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो मनु। ठीक है, राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है मनु को माना जाता है। अगला है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है? तो सर्वोदय। ठीक है, अगला है, गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थानों को कालक्रम के अनुसार लगाएं। तो फिनिक्स सेटलमेंट ये स्थापित हुआ था 1904 में, और
कोचराव आश्रम जो था इसकी स्थापना किया था 1915 में। सेवा आश्रम इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। टालस्टाय फार्म की स्थापना 1910 में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? पहला फिनिक्स, दूसरा टालस्टाय, तीसरे स्थान पे था कोचरब और चौथा था सेवाश्रम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कोट नंबर बी आपका इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इन चारों को एक दो बार देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? तो ये बाकुनिन ने। ठीक है, मिखाइल बाकुनिन एक रूसी राजनीतिक विज्ञानी था और मार्क्स की आलोचना करते हुए वह आशंका व्यक्त करते हैं कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही जो है सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। ठीक है, और इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गॉड एंड द स्टेट, जो 1882 में आई थी। गॉड एंड द स्टेट इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मार्क्स ने किया था। ठीक है, मार्क्स के द्वारा जो है राज्य के आधार पर एक अधिसंरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका आगे चलकर जो है बृहद विश्लेषण ग्राम्सी ने किया था। अगला है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। ठीक है, लेनिन के अनुसार जो है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, उच्चतम अवस्था माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। तो कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कब आई थी? तो ये आई थी आपका 1859 में। और पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी ये आई थी 1847 में। और थीसिस ऑफ ऑन फ्यूरबाख ये कब आया था? तो ये आया था 1888 में। ठीक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये आया था आपका 1848 में। तो आरोही क्रम में कार्य लगाने के लिए तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 1847 हो जाएगा, दूसरे स्थान पे 1848 आ जाएगा आपका चौथा, उसके बाद पहला आ जाएगा 59, फिर 88। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चारों पुस्तकें मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं और चारों पुस्तकों को याद रखिएगा, इसमें से पूछा जा सकता है। अगला है, मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। ये किसने कहा था? तो लास्की ने कहा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मार्क्स के अनुसार राज्य है तो राज्य वर्ग शोषण के लिए संस्था है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो 4 स्रोत माने थे। ठीक है, उपयोगितावाद को एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? बेंथम को जाता है। बेंथम का मानना था कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली प्रभुओं सुख और दुख के नियंत्रण में रखा है। इन्होंने जो है अपने उपयोगितावादी दर्शन के अंतर्गत जो है सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत माने थे। पहला था आपका भौतिक स्रोत, दूसरा था नैतिक स्रोत, तीसरा था राजनैतिक स्रोत, चौथा था धार्मिक स्रोत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसने इस विचार का उपहास किया कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता? तो ये जे.एस. मिल ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जेरमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रकाशित हुई थी 1789 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या हैं?
तो सभी संस्थाएं हैं, परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं। ठीक है, ग्रामसी के अनुसार जो है नागरिक समाज में परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं भी सभी सम्मिलित हैं। ग्रामसी के अधिरचना सिद्धांत में जो है नागरिक समाज अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नागरिक समाज के द्वारा ही जो है आधिपत्य का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? तो थॉमस हॉब्स के विचारों को। ठीक है, थॉमस हॉब्स के विचारों को जो है उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में जो है शामिल किया जाता है। अगला है, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो अरस्तू मानता है। अरस्तू के अनुसार जो है राज्य व्यक्ति से पूर्व है। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, परंतु उसके कहने का मतलब ये था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। अगला है, वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका रूसो का। रूसो का पूरा नाम क्या था? जीन जैक्स रूसो। यह एक समझौतावादी विचारक था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है? समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। तो ये कहा था रूसो ने ही। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लाक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं। तो प्राकृतिक कानून के व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने के अधिकार जो है छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पत्र नहीं है? तो प्रोटागोरस। ठीक है, प्लेटो ने अपने सभी ग्रंथों की रचना जो है संवाद शैली में किया है, और यह शैली जो है प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। संवाद शैली से तात्पर्य एक ऐसी शैली से होता है जिसमें कथानक यानी कथा वस्तु पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ता है। और रिपब्लिक के प्रमुख पात्र माने जाते हैं सुकरात, सिफेलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, क्लाकान, एडिमेंटस। प्लेटो ने अपनी रचनाओं में जिन पात्रों का इस्तेमाल किया वे या तो उसके समकालीन हैं या उसके पूर्ववर्ती पीढ़ी के हैं। तो इसमें प्रोटागोरस नहीं था। तो ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो ये रूसो ने कहा था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो द्वारा किए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो धनिक तंत्र ये सम्मिलित नहीं है। रूसो ने जिस सरकार का वर्गीकरण किया था उसमें जनतंत्र, अभिजात तंत्र और राजतंत्र के बारे में बताया था। धनिक तंत्र में उसमें कोई व्यवस्था नहीं की थी। अगला है, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये फाइनर ने किया था। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम जो है प्रयोग फाइनर ने किया था। फाइनर नहीं, आमंड ने किया था। सॉरी, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, आमंड ने किया था। राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग आमंड पावल ने किया था, इसको याद रखिएगा। आमंड ने जो है राजनीतिक संस्कृति को मिश्रित एवं अमिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों में विभाजित किया था, और अमिश्रित राजनीतिक संस्कृति को जो है 3 भागों में उन्होंने बांटा था: संकीर्ण राजनीति संस्कृति, और अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसने माना कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? तो ये माना था डेविड स्टर्न ने। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन विशेष निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? तो वो है स्टर्न। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टर्न ने जो है निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में किया था। इनकी पुस्तक थी पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1953 में आई थी, और इसी में इन्होंने निवेश निर्गत सिद्धांत के बारे में बताया था। अगला है, जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है? तो ये जॉन रॉल्स का। ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा जो है जॉन रॉल्स के नाम से संबंधित है। इसका प्रकाशन जो हुआ था 1985 में हुआ था।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो है एनपीसी। ठीक है, एनपीसी जो है चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का संक्षिप्त नाम है, जो कि वहाँ का राष्ट्रीय विधानमंडल है और जिसे कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो की गई थी ये 1954 में की गई थी और इसमें जो है 2980 सदस्यों के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा संसदीय निकाय माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया था? तो ये मॉरिस जोन्स ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉरिस जोन्स ने जो है भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मॉरिस जोन्स की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया द एंड ऑफ द बीइंग, जो 1965 में आई थी। ठीक है, और मॉरिस जोन्स जो है लिबरल नेशनल राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है? तो ओ मॉन्टेस्क्यू को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू को जो है अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान का में जो है वर्णित नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत जो है मॉन्टेस्क्यू द्वारा ही दिया गया था। और मॉन्टेस्क्यू जो है उनकी एक पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो 1748 में आई थी, उसी में इसका वर्णन किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? तो ये लेनिन ने कहा था। ठीक है, लेनिन ने कहा था कि क्रांति जो होती है वो उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो ग्राहम वालास, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फांसीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है? तो राष्ट्र को या राज्य को कह सकते हैं। ठीक है, यह विचारधारा जो है फांसीवादी विचारधारा जो है राष्ट्र या राज्य, नेता, युद्ध एवं हिंसा को महत्व देता है, लेकिन इन सब में जो है राष्ट्र या राज्य को ये महत्व सबसे ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद को वर्तमान समय का सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द माना जाता है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1827 में रॉबर्ट ओवेन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिका जो थी ओनाइट कोऑपरेटिव में इसका जो है बात कही गई थी। अगला है जॉन रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है, तो कैसा है? तो व्यक्ति से है। ठीक है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रभाव व्यक्ति से है। वो अपने न्याय सिद्धांत में व्यक्ति को केंद्र में रखता है। इसका वर्णन वो अपनी पुस्तक में किया था जस्टिस इन फेयरनेस में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो टीबी स्मिथ ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो ये टेरी लैंड। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेरी लैंड ने जो है लोकतंत्र की आलोचना करते हुए उसे स्वीकृत पागलपन की संज्ञा दी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कन्वेंशन कॉकस और प्राइमरी का संबंध प्रमुखतः किससे है? तो अमेरिकी दलों और चुनावों से है। ठीक है, कन्वेंशन कॉकस और प्राइमरी शब्द का संबंध जो है अमेरिकी दलों एवं चुनावों से संबंधित शब्दावली है। अमेरिकी राजनीतिक दलों की विशेषताओं में जो है प्रमुख जो है वो द्विदलीय पद्धति, दलों का संविधानेतर विकास एवं सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, दलों की शिथिलता संगठन, ये सभी माने जाते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये अमेरिकी दलों और चुनाव से संबंधित है। अगला है किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। अगला है किस देश के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्रदान है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को। ठीक है,
फ्रांस के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्राप्त है। फ्रांस में 5वें गणतंत्र के फ्रेंच संविधान के द्वारा जो है सरकार की एक अर्धराष्ट्रपति प्रणाली निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? तो ये है यूएसए में। ठीक है, यूएसए में दोहरी नागरिकता के साथ जो है सरकार का संघीय रूप है। यूएसए को जो है संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है और राज्यों के अपने पृथक पृथक संविधान भी होते हैं। अगला है, संविधान के बिना राज्य ने होकर अराजकता का शासन होगा। यह किसने कहा था? तो ये कहा था जेलिनेक ने। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये प्रथम 10 संशोधन के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है 1787 में निर्मित हुआ तथा 14 मार्च 1789 में ये लागू हुआ था और मूल संविधान में बिल ऑफ राइट्स, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, इसका उल्लेख नहीं किया गया था और बाद में प्रथम 10 संशोधन जो हुए थे उसके द्वारा संविधान में मूल अधिकार का उपबंध किया गया था। अगला है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है और अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका के एक न्यायाधीश जो पूर्व में न्यायाधीश थे, ह्यूज, और इन्होंने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा था, हम एक संविधान के अंतर्गत रहते हैं लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। अगला है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है? थॉमस हेयर है। अगला है, यह कथन किसने कहा है कि कानून ने केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? तो ये गिलक्राइस्ट ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो माओ त्से तुंग के। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है तो उसे देखा जा सकता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। शक्ति और सत्ता के समान प्रभाव भी एक राजनीतिक अवधारणा है जिसे भौतिक वस्तु के समान देखा नहीं जा सकता है। शक्ति का वैध रूप या प्रभाव जिसके कारण जो है प्रभुसत्ता की आज्ञाओं का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। अगला है, बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया था? तो ग्रोसियस के द्वारा। ठीक है। अगला है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है तो किसने ले लिया है? तो शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जितनी प्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किसका है? तो ये विचार है मैकाइवर का। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के विचारक को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन को। ठीक है, संप्रभुता या प्रभुसत्ता का राज्य का अनिवार्य लक्षण है और प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो थे ग्रोसियस, बोदा, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन थे। अगला है, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकलता है? तो सुपर एनस। ठीक है, संप्रभुता की आंग्ल पर्यायवाची शब्द सॉवरेंटी है और सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर एनस से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अगर देखा जाए तो 16वीं शताब्दी में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रांसीसी विचारक था बोदा, जिया बोदा। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है द 6th बुक ऑफ ए कंसर्निंग रिपब्लिक, राज्य पर 6 निबंध जिसको हिंदी में कहा जाता है, इसमें किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है जॉन ऑस्टिन को। ठीक है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विपरीत है और इसके अनुसार जो है अधिकार राज्य की सृष्टि है तथा राज्य द्वारा संशोधित किए जाते हैं और अधिकार जो है कानून की उपज है, अगर कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं है। इस धारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम जो है हॉब्स ने किया था तथा बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड और सालमंड इसके जो है समर्थक माने जाते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से इक्वालिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है R.H. टॉनी। इक्वालिटी जो है ये R.H. टॉनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है लिबर्टी शब्द लिया गया है, तो लिबर से। स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्याय होता है लिबर्टी। लैटिन भाषा के लिबर्टी लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुक्तता। यह स्वतंत्रता की दिशा की ओर संकेत करता है। अगला है संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका अरस्तू का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से व्यक्त समावेशित करती है। इसकी रचना की गई है किसके द्वारा? तो इसकी रचना एंजिल के द्वारा की गई है। ठीक है, और ये पुस्तक आई थी आपका 1884 में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एंजिल का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति जो है पूंजीपतियों के रक्षार्थ में हुई थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में व्यवस्था किया है। अगला है दो सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। हॉब्स सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबंधित है। ओपेनहाइमर ये शक्ति सिद्धांत से संबंधित थे। सर हेनरी मैन पितृमूलक सिद्धांत से संबंधित है। जेम्स प्रथम ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत से संबंधित थे। तो यहाँ पे आपका सी नंबर कोट आपका सही हो जाएगा। चारों एक दो बार जरूर देख लीजिएगा। अगला है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो है जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक सिद्धांत बताए थे। पहला था जीवन का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था संपत्ति का अधिकार। अगला है किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो ये लेनिन ने कहा था। ठीक है, लेनिन ने कहा था कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। अगला है राज्य के सावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो ये था आदर्शवादियों का। ठीक है, आदर्शवादियों का राज्य के सावयविक होने पर विश्वास था, और इस विचारधारा के अनुसार जो है व्यक्ति सावयव और राज्य जो है सावयिक हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य व्यक्ति का वैध रूप है, प्लेटो, ये सही है। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, तो ये अरस्तु का नहीं है। ठीक है, क्योंकि अरस्तु के अनुसार जो है राज्य परिवारों तथा ग्रामों का समूह है। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन को प्राप्त करना है। तो ये सुमेलित नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अरस्तु ने कहा था राज्य जो है परिवारों तथा ग्रामों का समूह है। अगला है सेवाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? तो ये अरस्तु का कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये सेवाइन के अनुसार पूछा है ना, तो मैकियावेली हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेवाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है, यानी वह दार्शनिक मैकियावेली है जिसने सर्वप्रथम राज्य को अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं? तो कल्याणकारी राज्य कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है किसने कहा है प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है मार्क्स के द्वारा। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और यह नेत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? तो अल्फ्रेड काबन का। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला है, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है? तो ये किया है बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क ने जो है राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है। बिस्मार्क जो है ये जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।